नमस्कार साथियों। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो साथियों, आपकी रजा क्या है? यदि आपकी रजा यानी इच्छा स्कूल लेक्चरर बनने की है तो आज का वीडियो स्कूल लेक्चरर के संबंध में जो अभी विस्तृत विज्ञापन आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंदर किस तरीके से स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी हमको करनी है उसके बारे में आज के वीडियो में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले विस्तृत विज्ञापन जो आरपीएससी के द्वारा विज्ञापन परसों जारी किया गया 2025 की भर्ती के लिए। हालांकि किसी भी हम सामान्य अभ्यर्थियों को या टीचर्स को भी ये अंदेशा नहीं था कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होते ही दूसरी बैक टू बैक वैकेंसीज हमको देखने को मिलेगी। तो लगातार आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आई, सेकंड ग्रेड की भी आई, पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी हमें देखने को मिली। तो हम आज की क्लास के अंदर स्कूल लेक्चर के संबंध में कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले विज्ञापन को देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 3225 पदों के ऊपर ये एक अच्छी खासी संख्या है। पिछली वैकेंसी काफ़ी छोटी थी जिसको लेके कई बार मांग भी की गई कि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा पदों की होती तो, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को भुनाते हुए एक अच्छी ठीक ठाक पद हम कह सकते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर है। यहाँ हिंदी ने जो स्थापित परंपरा के अनुरूप हिंदी के हमेशा से ही ज़्यादा पद आते रहे हैं और इस बार भी 710 पदों पर हिंदी के लिए वैकेंसी। पॉलिटिकल साइंस में 350 पदों की वैकेंसी आई है। जियोग्राफी के अंदर भी 270 पद है, हिस्ट्री के अंदर भी 170 पद है। तो अच्छी खासी एक वैकेंसी है। आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, मौका है। विशेषकर वो अभ्यर्थी जो इस एग्जाम में अपना बेस्ट नहीं दे पाए वो अपनी तैयारी को जारी रखते हुए इस वैकेंसी को अच्छे से भुना सकते हैं। फिर आपने विज्ञापन देख ही लिया होगा, हम विज्ञापन पे ज़्यादा चर्चा किए बिना इसकी तैयारी करनी कैसे है, स्टडी मटेरियल कैसा रहने वाला है और क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारे इस एग्जाम को लेके, उनके ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो 2 पेपर है उनकी भी आगे के बिंदुओं में बात कर लेंगे। एग्जाम पैटर्न तो आप जानते होंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है इसके अंदर 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कॉमन पेपर है, जीके का पेपर है, जनरल स्टडीज, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और 150 नंबर के ये सवाल होते हैं। जबकि पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट कंसर्न्ड, जो आप सब्जेक्ट लेते हैं उसका पेपर है और इसके अंदर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके 200 नंबर के हो गए, 200 मार्क्स के, यानी हर सवाल 2 मार्क्स का है। तो 150 और 200 450 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम है। जीके का पेपर अलग होता है जो कि किसी भी ग्रुप के अंदर आपका हो जाया करता है। और फिर कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर, पेपर 1 75 सवाल आपको ये करने होते हैं 1.5 घंटे के अंदर, यानी 90 मिनट के अंदर आपको ये करने होते हैं। तो ठीक ठाक समय है, लेकिन कई बार टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत की वजह से इस पहले पेपर को पूरा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैथ रीजनिंग वो भी बिंदु है। तो यहाँ हम इसका भी ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट करते हुए पेपर को 1 को पूरा करें। और पेपर 2 इसमें ये 3 घंटे का पेपर है, यानी कि 180 मिनट आपको मिलते हैं 150 वालों को करने के लिए। तो ये अच्छा खासा समय है। विशेषकर जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, आर्ट्स के सब्जेक्ट है, उनमें टाइम को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। मैथमेटिक्स या फिजिक्स वालों की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, उनको टाइम बाउंडेड रहते हुए और ध्यान रखते हुए पेपर 2 सब्जेक्ट का करना होता है। तो हम आगे देखते हैं।
स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में सबसे पहले अपन पेपर 1 की बात करते हैं और फिर हम पेपर 2 की भी बात करेंगे। तो पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन है, जितने भी सब्जेक्ट के फर्स्ट ग्रेड के अंदर पेपर होने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों को पेपर 1 कॉमन रूप से देना है और सबके लिए इसका जो सिलेबस है वो समान है। तो इसके अंदर जो 5 पार्ट आरपीएससी ने दिए हैं अपन उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास। इतिहास के अंदर भारत का इतिहास भी है और राजस्थान का इतिहास भी है और इतिहास के साथ साथ कल्चर भी है, यानी कि कला और संस्कृति। अब आरपीएससी ने ऐसा कोई निर्धारित पैटर्न नहीं बताया है या फिर अपने विज्ञापन के दौरान सिलेबस के दौरान ये तय नहीं किया है कि हिस्ट्री से कितने सवाल पूछे जाएंगे, जियोग्राफी से कितने सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटी से कितने पूछे जाएंगे। लेकिन अपन पुराने पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पेपर है उनका यदि विश्लेषण करें तो पाते हैं कि हिस्ट्री से लगभग 15 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 इंडिया की हिस्ट्री से पूछ लिए, 5 राजस्थान वाले पोर्शन से पूछ लिए और 5 कला संस्कृति से पूछ लिए। तो 15 सवाल आपको देखने को मिलते हैं टोटल हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ें? विशेषकर ये दिक्कत उन स्टूडेंट्स को होती है जो हिस्ट्री से इतर किसी अन्य सब्जेक्ट के होते हैं या फिर साइंस वाले सब्जेक्ट के। केमिस्ट्री का बच्चा हिस्ट्री की कौन सी पुस्तक पढ़े, फिजिक्स वाला व्यक्ति कौन सी पुस्तक पढ़े। तो उनके लिए भी मैं साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि वो कम से कम चीज़ों को पढ़ते हुए एक बेहतर स्कोर की ओर पहुँच सके। बेहतर स्कोर कितना हो सकता है, कितना हुआ करता है, तो उसकी अपन बात करें तो जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, यानी पॉलिटी वाले हो गए, हिंदी वाले हो गए या जो इतिहास वाले हो गए, जियोग्राफी के हो गए, इन स्टूडेंट्स के लिए 75 के अंदर से लगभग ये 40 से 45 का स्कोर कर लिया करते हैं। हालांकि इस बार जो आरपीएससी ने पेपर लिया उसमें काफ़ी डिफिकल्टी ज़्यादा थी, तो पेपर को पास करना भी आसान रहा नहीं। तो उसके अनुरूप 75 में से 35 एक सवाल भी कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, 35-40 भी। लेकिन एक सामान्य स्कोर जो हिंदी, हिस्ट्री या इस तरीके की सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स है जिनका सिलेक्शन हुआ करता है, वो स्टूडेंट 40 से 45 सवाल एवरेज करके चलता है सही। और जो साइंस बैकग्राउंड के या साइंस वाले स्टूडेंट्स है, साइंस की फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई या कॉमर्स वाले स्टूडेंट, उनके लिए ये पेपर पास हो जाए 40% का क्राइटेरिया जो पास हो जाए, यानी कि 30 से 35 तक वो 75 में से अंक ले आए, 30 से 35 सवाल सही कर दे, इसके डबल अंक हो गए, तो वो एक बेहतर स्कोर माना जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री के अंदर क्या मटेरियल पढ़ा जाना चाहिए। तो हिस्ट्री में आप नाथ पब्लिकेशन की बुक्स को पढ़ सकते हो, इनकी बढ़िया बुक्स आती है। या फिर जो भी कंटेंट आपने पहले पढ़ रखा है, जिस किसी कोचिंग आपने यदि की है तो कोचिंग के नोट्स वो आपके लिए भी पर्याप्त है, या जो नोट्स आपने अभी जो वैकेंसी गई है, जो एग्जाम दिया है, उसके लिए पढ़ रखे हैं, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप चेंज करते हैं कंटेंट को, स्टडी मटेरियल को, तो भी 1-2 सवाल का गैप आएगा। उसकी बजाय आप उसी को बार बार रिवाइज करें और फिर सब्जेक्ट पर ध्यान दें तो और बेहतर होगा। इसलिए या यदि आपके पास पहले से कोई स्टडी मटेरियल है तो उसको चेंज ना करें। यदि नहीं है और नए अभ्यर्थी कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो वो विद्यार्थी नाथ पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं, या फिर गणपत सिंह जी राजपुरोहित, उनकी जो हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री को लेके नोट्स हैं, उनको भी देख सकते हैं। फिर हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं इतिहास के बाद। इतिहास के बाद आपके पास है साइंस, मैथ्स, एक मिनट, साइंस के साथ पॉलिटी और जियोग्राफी। तो पॉलिटी तो है आपके सिलेबस में इंडिया की, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा, और जियोग्राफी है राजस्थान की।
इन तीनों से 5-5 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 15 सवाल हो गए। तो 15 सवाल यहां से पूछे जाने। अब साइंस को कहां से पढ़ें, विशेषकर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, पॉलिटी वाले, हिस्ट्री वाले, हिंदी वाले, वो साइंस को कहां से पढ़ें। 5 सवाल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि फर्स्ट पेपर के अंदर यथासंभव आप किसी भी सेगमेंट को छोड़े नहीं, क्योंकि कई बार पेपर इस हद तक टफ आता है जैसा कि आपने इस बार देखा। तो आप यदि पहले से ही किसी सेगमेंट को छोड़ के चल रहे हैं तो आप स्कोर को अपने आप कम कर चुके होते हैं। इसलिए जैसे साइंस को आप छोड़ने की बजाय पढ़ लीजिए, सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो भी 5 में से यदि 2-3 सवाल भी आप कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट में आप ऊपर आते हैं। अब साइंस को पढ़े कहां से? साइंस को पढ़ने के लिए आप लुसेंट को देख सकते हैं, या फिर जो 9th-10th की बुक्स है उन बुक्स को उठाइए और सिलेबस के जो बिंदु उन बुक्स में दिए गए वहां से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको स्वयं करना होगा, और यदि आप चाहें तो किसी यूट्यूब या कोचिंग संस्थान के द्वारा भी जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उनके नोट्स बना लीजिए। फिर पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी की बेहतर बुक आती है। हालांकि वो राजस्थान पॉलिटी के लिए है तो फिर अपन उसका यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। इंडिया के लिए एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, और इंडिया की पॉलिटी के लिए कलाम के नोट्स भी पढ़ सकते हो, नाथ वाले भी बेहतर नोट्स है। इनमें से किसी एक को, ऐसे नहीं कि एक ही सेगमेंट के आप 2-3 सोर्सेज लेके बैठे हो, किसी भी एक सोर्स को पढ़ लीजिए, वहां से 70 से 80% सवाल लगभग बन जाया करते हैं। तो ज्यादा सोर्स की बजाय एक ही सोर्स को अपने को पढ़ना है। फिर राजस्थान की ज्योग्राफी आप विजय सियाग सर के नोट्स पढ़ सकते हो। उसके अलावा यदि आपके पास पहले से कोई नोट्स हैं तो उन्हीं को पढ़ें, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में हम देखें तो जिलों को लेकर जो उठपटांग है, पहले 33 थे, फिर 50 हो गए, फिर अब वापस 41 हो गए, तो उसको आप ज्यादा टेंशन न लें। आप पुराने पैटर्न के अनुरूप 33 जिलों के अनुरूप ही राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ 5 सवाल आने वाले हैं। उसको लेके यदि आप ज्यादा हेडेक रखते हैं कि अब नई पढ़ें, पुरानी पढ़ें, कौन सी पढ़ें, तो सवाल तो लगभग अभी भी पुरानी जो ज्योग्राफी है राजस्थान की 33 जिलों के अनुरूप वहीं से बनते आ रहे हैं। इसलिए उन्हीं को पढ़ें। और नए यदि आपको पढ़ना है तो वहाँ केवल यही पढ़ना है कि कौन से नए जिले बनाए हैं, फिर बनाने के बाद कौन सी कमेटी ने उनको बनाने की रिकमेंडेशन दी, कौन सी कमेटी ने जिले फिर से कुछ रद्द किए हैं उनकी रिकमेंडेशन दी, कौन से जिले रद्द कर दिए गए हैं और कौन से अभी भी बचे हुए हैं। ये 2-4 पॉइंट्स है, उनको देख लो। बाकी और ज़्यादा नए जिलों वाली इस गलतफहमी में, या फिर हम कहें यहाँ आपको ज़्यादा विचलित नहीं होना है, और पुराने 33 जिलों के अनुरूप ही राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ना है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद पेपर 1 के अंदर एबिलिटी टेस्ट को लेके जो सेगमेंट है, एबिलिटी टेस्ट यानी आपकी मैथ्स चेक कर ली, आपकी रीजनिंग चेक कर ली, आपकी हिंदी और इंग्लिश, इन सारे सेगमेंट से 5-5 सवाल आने हैं। यानी कि मैथ और रीजनिंग के 10 और हिंदी और इंग्लिश के भी 10 सवाल। और इनको, मैथ और रीजनिंग को, आप यथासंभव किसी टीचर से पढ़िए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि आप बुक्स लेके बैठे और पढ़ लिए। इनको समझने की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी टीचर जो मार्केट के अंदर बेहतर लोकप्रिय भी हो, अच्छे से पढ़ाते भी हो, और आपके साथ उनका कम्युनिकेशन मैच भी हो रहा हो, उस टीचर से, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर हिंदी और इंग्लिश का भी यही झमेला है कि इंग्लिश को भी आपको पढ़नी पड़ेगी कहीं से। खुद से पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता, विशेषकर जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के। यहाँ तक कि कई बच्चे इंग्लिश को छोड़ के चलते हैं कि 5 ही तो सवाल है, हम सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे, हम पेपर 1 के जो बाकी सेगमेंट है उनमें कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो जैसे वोकेबलरी वाले पोर्शन हैं वो तो हो सकता है याद ना कर पाए,
लेकिन टेंस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, नरेशन हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, उनको आप टेंस वगैरह के सामान्य रूल्स पढ़ के जाते हैं तो क्या पता 5 में से 2-3 सवाल हो जाएं, और 2-3 सवाल हो जाएं तो आप कई हजारों अभ्यर्थियों को पीछे रख देते हैं। इसलिए किसी भी सेगमेंट को छोड़ने से बचें। और हिंदी के लिए बुक्स तो खूब आती है, लेकिन आपके 5 सवाल बनने हैं तो जो 9th से 12th वाली हिंदी व्याकरण की बुक आती है उसको पढ़ लें, ठीक ठाक सवाल वहां से मिल जाएंगे, और फिर आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं वहां प्रैक्टिस से आपको मिल जाएंगे। एबिलिटी टेस्ट हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी 10 सवाल आने हैं, और करंट अफेयर्स को डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई स्टूडेंट क्या है, सुबह जैसे ही उठे 7 से 8 बजे कई जगह क्लासेज लगती है, यूट्यूब पे भी या किसी और एप्लीकेशंस पे भी, डेली करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, 2-2 घंटे की क्लासेज देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं सब्जेक्ट के साथ या फिर जो दूसरे सेगमेंट है उनके साथ आप तालमेल बिठा रहे हो। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ें। आप करंट अफेयर्स को या तो वीकली पढ़ लो, या मैं तो कहूँ मंथली भी खूब है। महीने में लास्ट में 2 दिन करंट अफेयर्स पढ़ लो। जो मैगजीन आती है उसमें आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, जो एग्जाम के सिलेबस के अनुरूप आपको लग रहा है, उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। डेली यदि शुरुआत ही हम दिन की करंट अफेयर्स से करते हैं तो ना तो इतने सवाल बनते हैं, और डेली का इतना करंट अफेयर्स थोड़ा ही होता है कि 1 घंटे 2 घंटे करंट अफेयर्स को दे, और वहां से 10 सवाल ही तो आने हैं। तो डेली 2 घंटे देने की बजाय आप महीने में 2 दिन दे दो, वही बहुत है। जो मंथली मैगजीन आती है या फिर 2 महीने की मैगजीन आती है, या मैं आपको 2 एक सजेस्ट करना चाहूंगा, या तो मूमल पढ़ लीजिए जो द्वैमासिक आती है, या फिर क्रोनोलॉजी। इनमें से किसी भी एक को, एक से ज़्यादा भी नहीं, आप पढ़ लीजिए। मूमल बहुत बेस्ट बुक है, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के अच्छे खासे सवाल मिल जाएंगे। और फिर जब एग्जाम नज़दीक आ जाए उस समय कोई वार्षिकांक या अर्धवार्षिकांक भी आप पढ़ लीजिए, ताकि जो कुछ कंटेंट लगभग तो इनमें से ही हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो आपको अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक से मिल जाएगा। और मूमल की भी ये आती है, और नाथ की भी अर्धवार्षिकांक वगैरह आती है, तो उनको आप पढ़ के करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। फिर एक चीज अपनी और रह गई पेपर 1 के अंदर, वो है शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के साथ साथ आपके मैनेजमेंट भी है, या शैक्षिक परिदृश्य भी है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला वो भी है। यहां से आपके 15 सवाल बनने हैं। अब इनको कहां से पढ़ें? इनके लिए ऑथेंटिक बुक्स की बजाय, क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स को हम अलग अलग इतने सारे सेगमेंट से, तो बुक्स के बजाय आप नाथ पब्लिकेशन की जो गाइड आती है उसको देख सकते हो, कलाम वाली को भी देख सकते हो, वहां से आप इनको पढ़ सकते हो। शैक्षिक परिदृश्य के लिए SS यादव सर की बुक आती है, वो आप देख सकते हो, या फिर नाथ वाली बुक को देख सकते हो। तो ये पेपर 1 के लिए स्टडी मटेरियल हो गया, जहां से आप पढ़ के कोशिश करें कि कम से कम और सीमित स्टडी मटेरियल आपके पास हो, जो है उसको बार बार रिवाइज करें। ज़्यादा बुक्स इकट्ठे करने की बजाय सीमित मटेरियल को बार बार रिवाइज करना है। तो ये तो हमने बात कर ली सभी उन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमन बात पेपर 1 की। अब पेपर 2 की ओर चलते हैं। पेपर 2 चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस विषय से हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस के संबंध में कुछ जो स्टडी मटेरियल है, मेरी नज़र में जो अच्छा स्टडी मटेरियल आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, उससे आपको रूबरू करवा देता हूँ। पेपर 2, पेपर 2 में राजनीति विज्ञान। वे स्टूडेंट जो राजनीति विज्ञान से इतर हैं,
उनके लिए इस वीडियो का ये 5 मिनट वाला भाग थोड़ा कम काम का रहने वाला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का मैं स्टूडेंट और अब असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो राजनीति विज्ञान का ही बता पाऊंगा। बाकी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी आप किसी एक्सपर्ट से भी जान सकते हैं कि वो स्टडी मटेरियल मार्केट में कौन सा अच्छा चल रहा है। हम राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान के 150 सवाल पेपर 2 में आने वाले हैं, जो कि 300 मार्क्स के हैं। और समय प्रबंधन को लेकर सामान्यतः कोई कमी नहीं रहती, यदि आप बीच में झपकी ना ले पेपर चलते, तो कोई समय को लेकर कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि 3 घंटे मिल रहे हैं, 180 मिनट मिल रहे हैं। आप एक सवाल को 1 मिनट दें तो भी आपके पास समय पड़ा है गोले भरने के लिए, 5वां गोला भरने के लिए भी। 5वें के लिए तो वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 3 घंटे से भी 15 मिनट। तो समय प्रबंधन को लेकर सामान्यतः दिक्कत नहीं रहती। अब हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है राजनीति विज्ञान। बड़ी दिक्कत है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि आरपीएससी अभी इस हद तक पेपर बना रही है, विशेषकर पॉलिटिक्स वाला, कि किसी भी कोचिंग संस्थान की या किसी भी एक सिंगल टीचर की बढ़ाई गई चीजें, या हम बुक्स की भी बात कर लें तो 2-4 बुक्स से भी काम बढ़ नहीं रहा है। अब एक स्टूडेंट 20 से 25 बुक्स तो पढ़ भी नहीं पाए, यदि पढ़ भी ली तो याद हुई नहीं, याद नहीं हुई तो फिर एग्जाम के लिए तो काम की नहीं रही। इसलिए ऐसा कौन सा कंटेंट है जहां से लगभग ऐसा काम हो जाए कि अपना एग्जाम क्रैक हो जाए, क्योंकि सारी की सारी, जैसे अभी इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है 64 पेज का पेपर आया है, यानी कि ये किताब ही आ गई, उसको पढ़ना। इस बार हो सकता है कि 64 पेज वाले में थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई हो, बाकी 64 पेज का पेपर क्या, ये तो पूरी एक बुकलेट ही हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम हमारी तैयारी को कैसा रूप दें कि अपना कम से कम 40% वाला रेशियो वो पार हो जाए, यानी पेपर को पास कर लें। और पेपर पास करने वाला लगभग जब इस स्तर का कठिन पेपर आता है तो पेपर पास करने वाला फिर बन ही जाता है। तो अपन उस स्टडी मटेरियल को देखेंगे कि आपके पेपर पास करने योग्य, यदि ऐसे हार्ड पेपर आते हैं, जटिल पेपर आते हैं, तो पेपर पास करने योग्य नंबर ला सको, और सिंपल पेपर आते हैं तो मेरिट में आने के योग्य नंबर ला सको, यानी कि 70-80% क्वेश्चंस इस स्टडी मटेरियल में से आपको मिल सके, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआती स्टूडेंट्स है राजनीति विज्ञान के, तमाम वो विद्यार्थी जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं उनको भी साथ में लेके चलना चाहूँगा, क्योंकि केवल वो स्टूडेंट्स ही नहीं है जिन्होंने अभी पेपर दिया है और दोबारा देने वाले हैं, उनकी भी साथ साथ बात करेंगे। लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं इस दरमियान, उनका भी स्वागत है राजनीति विज्ञान के अंदर। तो वो राजनीति विज्ञान की समझ को विकसित करने के लिए और शुरुआत में सामान्य राजनीति विज्ञान होती क्या है, उस हेतु 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उनको पढ़ें। 11th के अंदर 2 बुक्स हैं, आप जानते होंगे, अधिकांश स्टूडेंट ऐसे भी सुन रहे होंगे जिन्होंने ये पढ़ रखी होगी, जिन्होंने इस बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है। तो भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार एक 11th क्लास में चलने वाली बुक है, दूसरी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से बुक है। इन दोनों को पढ़ें। इनको पढ़ने के बाद 12th के अंदर जो 2 बुक है उनको पढ़ें, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम से एक पुस्तक आती है, दूसरी समकालीन विश्व राजनीति जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर बुक है। इन चारों पुस्तकों को आप राजनीति विज्ञान की शुरुआत करने के लिए पढ़ें। इसके बाद हम बाकी बातें देखेंगे, इसके बाद हम सिलेबस पर आएंगे। ये तो आप यूं समझ सकते हैं कि यहाँ ये देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस में कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है। इन बुक्स को तो आपको बेसिक तैयार करने के लिए, अपना जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए इन बुक्स को याद कर लेना है, कई बार पढ़ लेना है। यहाँ सामान्य लिखे गए शब्द सामान्य रूप से हम जिनको पढ़ लेते हैं, इतना जोर नहीं देते हैं, वहां से भी कई बार इतने बेहतर सवाल बनते हैं कि हम सोच रहे हैं ये तो 11th वाली बुक में थी, आ गया, कहीं मिल नहीं रहा बड़ी बुक्स में, और 11वीं की किताब में से सवाल आ गया और हम कर नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति ना हो। और 12th लेवल के भी कई सारे सवाल, जब 150 सवाल आ रहे हैं तो 150 में से कम 15 सवाल तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, और इससे कम ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन आपकी एक पॉलिटिकल साइंस को लेकर समझ तो विकसित होगी। फिर हम आते हैं इस सिलेबस को कवर करने वाले। आपके पास सबसे पास सिलेबस होना चाहिए,
और सिलेबस ऑथेंटिक, किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा बनाया गया सिलेबस, भले ही वो कॉपी करके बना रहे हो, लेकिन आपके पास वो नहीं होना चाहिए। आपके पास आरपीएससी की साइट पे जाके जो वहां पर सिलेबस जिस भाषा के अंदर लिखा गया है, हिंदी में है तो हिंदी, इंग्लिश में है तो इंग्लिश, आप बाईलैंग्वेज चाहते हैं तो बाईलैंग्वेज सिलेबस को निकाल कर लेके आए। अपने आप को ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करें। किसी भी कोचिंग के भरोसे या किसी और अन्यत्र व्यक्तियों पे, अन्यत्र संसाधनों पे डिपेंड रहने की बजाय खुद के ऊपर डिपेंड रहें। हाँ, कोचिंग का सहारा लिया जा सकता है, कोचिंग के स्टडी मटेरियल का भी सहारा लिया जा सकता है जब ये चीजें आपको लगे कि और कहीं मिल नहीं रही और मेरे लिए सबसे बेहतर है कि इन नोट्स को पढ़ा जाए, उस स्थिति में ले सकते हैं। लेकिन यथासंभव आप ऑथेंटिक चीजों से चिपकने का प्रयास करें, वो आपको उतना ही सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। अब हम जाते हैं राजनीति विज्ञान में कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और जो पेपर कपार आपको करवा सके। तो सबसे पहले आप राजनीतिक सिद्धांतों के लिए, राजनीतिक सिद्धांत, ये एक पुस्तक ही आती है और इसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत लिखे हुए हैं। क्योंकि आप इससे पहले 11वीं क्लास की राजनीतिक सिद्धांत वाली पुस्तक भी पढ़ चुके हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं, नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी होगी। ये राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की पुस्तक है, राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य। इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हो। फिर मैं ज्यादा बुक्स नहीं बताऊंगा, ऐसा ना हो कि इतनी सारी बुक्स बढ़ा दूं आप पढ़ ही नहीं पाओ। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के दौरान ठीक ठाक बुक्स भी पढ़नी होती है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आप बुक्स की बजाय गाइड या फिर कोचिंग संस्थान के नोट्स और उन स्टडी मटेरियल से भी एग्जाम को क्रैक करने लायक नंबर बड़े आसानी से ला सकते हो और लेके आते हैं और फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर बनते भी हैं। मैंने भी तैयारी के दौरान बेनीवाल सर के जो नोट्स चलते हैं उनका काफ़ी सहारा लिया। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए ज़्यादा मैं बुक्स नहीं बताऊंगा कि बिल्कुल बुक्स की बौछार कर दी और जो पढ़ने या व्यवहारिकता के तौर पर संभव ही ना हो। जो 3-4 बुक्स हैं राजनीति विज्ञान की समझ को विकसित करने वाली और सिद्धांतों को और विचारकों से, जहाँ से ये अपने सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, उनको पढ़ने के लिए। बाकी जो व्यवहारिक चीज़ें हैं प्रैक्टिकल, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्रैक्टिकल भाग हो गया, जो संगठन हो गए, तो उनके लिए आपको किसी बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि बुक्स में तो हो सकता है और ज़्यादा आउटडेटेड चीज़ें लिखी हो, उससे तो नोट्स और अपडेट होते हैं और ज़्यादा अपडेट होने के कारण वहाँ आप नोट्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो फिर राजनीतिक सिद्धांतों के लिए ये बुक हो गई। विचारकों के लिए, विचारकों के लिए आप पढ़ सकते हो राजनीतिक विचारक विश्वकोश, जो कि ओपी गाबा की पुस्तक है। ओपी गाबा जी की पुस्तक विचारकों को लेके, हालांकि राजनीतिक सिद्धांतों को लेके राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा नाम से ओम प्रकाश जी गाबा की पुस्तक आती, वो भी काफी सरल लिखी हुई है, आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन सिद्धांतों में आजकल ये बुक ज्यादा चलती है। नरेश दादिश सर की बुक भी अच्छी है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। फिर हम ज्यादा बुक्स नहीं बताऊंगा। बेयर एक्ट, ये तो पढ़ना जरूरी है। ये बुक तो क्या, ये तो एक तरीके से रामबाण है और आरपीएससी यहीं से सवाल बना रही है। संविधान के जो सवाल बन रहे हैं वो बेयर एक्ट की जो भाषा है उसी में बनने के कारण इतने जटिल होते जा रहे हैं कि अपन सवाल पढ़ना शुरू कर रहे हैं और लास्ट में सवाल खत्म हो रहा है पढ़ते पढ़ते, तब तक शुरू वाला भूल गए। शुरू में क्या पूछ रहा है, लास्ट में क्या कह रहा है, इतना लंबा लेंदी सवाल हो गया। और ये ना केवल अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वाले पेपर में, बल्कि बाकी जो कॉमन पेपर है उसमें भी लंबे लंबे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये बेयर एक्ट से पूछे जा रहे हैं, इसलिए उसको जरूर पढ़ें। और बेयर एक्ट आप बाई लैंग्वेज लाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाली, ताकि कई बार क्या है, हिंदी में अनुवाद करते समय शब्द बड़े यूं भ्रमित से हो जाते हैं, इसलिए उनकी इंग्लिश भी देख लें। फिर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो सिद्धांत है उनके लिए बुक है महेंद्र कुमार और नंदलाल की, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की रूपरेखा। तो उस बुक को आप पढ़ें। इतनी बुक्स खूब है। इसके साथ साथ आप बेनीवाल सर के नोट्स, आजकल नोट्स को थोड़ा अपडेट करके सर ने मॉड्यूल्स भी निकाले, तो उनको भी आप देख सकते हो। और अड्डा, आरएस अड्डा,
जिनको लगभग पॉलिटिकल साइंस का सॉरी हर स्टूडेंट अच्छे से जानता होगा, आर्य साडा, इनकी जो गाइड है, जो विशेषकर स्कूल लेक्चर के लिए बनी है, इसको अपने आप में याद कर पाना भी काफ़ी जटिल काम है, क्योंकि कई सारी बुक्स को निचोड़ करके ये गाइड बनाई गई है, जिसमें से कई सारे सवाल आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन कंटेंट से, इन स्टडी मटेरियल से अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिएगा। और राजनीति विज्ञान में यदि आप ये वाली चीज़ें पढ़ लेते हो, बेनीवाल सर के नोट्स भी कई सारी बुक्स को पढ़ के सर ने खुद और उनकी टीम ने पढ़ पढ़ा के उनका निचोड़ निकाल के ये नोट्स बनाए हैं। तो वहाँ से और इन चीज़ों से आप पढ़ने के बाद कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम इतना स्कोर तो कर ही सकते हो कि आप फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। और ये एक दो बुक्स यदि आपके पास समय हो तो राजनीतिक सिद्धांत और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए महेंद्र कुमार जी की, इन बुक्स को पढ़ सकते हो। तो ये हमने चर्चा की स्टडी मटेरियल के लिए पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का है, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की बात की। अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। इसमें कैसे करें तैयारी, ये पॉइंट्स मेरे को जो अभी इस बार वाला पेपर देखा उसको देख के, या फिर अभी जो राजनीति विज्ञान के सवाल बनते जा रहे हैं, आरपीएससी के द्वारा विभिन्न पेपर जिस बेहतर स्टैंडर्ड के साथ बनाए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के, कई मेरे साथियों के भी कॉल्स आए कि मैं तो राजनीति विज्ञान को लेके इस बार बड़ा निराश हूँ, क्या करूँ, सब्जेक्ट कोई छोड़ दूँ, कोई दूसरी ले लूँ। मैंने कहा भाई साहब, आप एक पेपर से ये तय मत करिए कि राजनीति विज्ञान मेरे लिए उचित नहीं है या उचित है। आप बैक टू बैक वैकेंसी आई हुई है, इसकी लगातार तैयारी कीजिए। और पेपर टफ आता है तो वो सबके लिए टफ है, लेंदी आता है तो वो सबके लिए लेंदी है, आप एक सिंगल स्टूडेंट के लिए लेंदी नहीं है, उसकी मेरिट फिर कम जाएगी। तो सिलेक्शन तो लगभग लगभग उन्हीं लोगों का होना है जिनका पेपर चाहे सरल आओ चाहे टफ आओ। यहाँ तक कि यदि पेपर टफ आएगा तो जो राजनीति विज्ञान की बेहतर समझ रखते हैं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उनका रेशियो और ज़्यादा बढ़ेगा सिलेक्शन के अंदर। इसलिए तैयारी किस तरीके की हो, क्योंकि आरपीएससी का जो अभी पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न बदल क्या रहा है कि वो कई सारी बुक्स से पूछ रही है, और हमारी आदत है कोचिंग वाले नोट्स पढ़ने की, वहाँ से सवाल बन नहीं रहे, और उधर आरपीएससी वाले खार खाए हुए बैठे हैं कि कोचिंग वालों में से देना ही नहीं है। ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसी ऐसी बुक्स से पेपर दो कि स्टूडेंट कर पाने में काफ़ी उनको दिक्कत हो। तो फिर अपन क्या करें, तो कुछ ऐसी बुक्स जो आधारभूत बुक्स है उनको आप जरूर पढ़ें। हालांकि पूरी राजनीति विज्ञान के लिए बुक्स ही बुक्स 20-25 पढ़ पाना आसान नहीं है, इसलिए 20-25 अपने को पढ़नी भी नहीं है। कहीं न कहीं तो स्टडी मटेरियल में जो मार्केट के अंदर चिर परिचित नोट्स हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे हुई और अभी आप तैयारी शुरू करें तो किस तरीके से करें, अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसको सिलेबस के बिंदुवार आप पूरा करें। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि मैं सिलेबस के सारे बिंदुओं को पूरा करूं। पेपर 1, पेपर 2 इनको पहले पढ़ लो एक बार। तो जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, पुराने जो स्टूडेंट इस बार फर्स्ट ग्रेड दिया है उन्होंने तो लगभग ये सब पढ़ ही रखा है, तो ये बात उनके लिए नहीं हुई। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 और 2 इनको सबसे पहले जो सिलेबस है उसको खत्म करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट पढ़ भी रहे होंगे, तो जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं या फिर इस बार दिया है वो ज़रूर बाकी अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आगे। इसलिए नए स्टूडेंट्स आज ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी आपसे आगे निकल चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो आप ये इंतजार ना करें कि एग्जाम फॉर्म भरेंगे फिर पढ़ेंगे, एग्जाम होगा कब तब तक तैयारी कर लेंगे। उसकी बजाय आप अभी पढ़ना शुरू करें और पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आपकी असली तैयारी शुरू होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इसका मैं जरूर कहूँगा आपको पेपर 1 आप और पेपर 2 के लिए
कोचिंग करनी है या नहीं करनी है ये आपका पूर्णतः स्व विवेक है, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको जरूर करनी चाहिए, और वो भी ऑफलाइन, क्योंकि आप प्रॉपर एग्जाम हॉल वाली चीज़ों को महसूस कर पाओ, टाइम मैनेजमेंट को, पेपर को किस तरीके से मैनेज करना है, कितने समय में अपने को क्वेश्चंस करने हैं, फिर 5वें गोले के लिए कितना कैसे समय बताना है। तो इस तरीके के सारे जो प्रयोग है वो आप टेस्ट सीरीज में करो। नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करना है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कई बार आप टेस्ट सीरीज के दौरान ये करिए कि 150 सवाल है तो 150 के 150 करके आगे, ऐसे प्रयोग तो कर ही सकते हैं। टेस्ट सीरीज को लेके आप ये मत सोचिए कि टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर कम आ गए तो क्या हो जाएगा। आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए एग्जाम वाली डेट। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यही है कि एग्जाम वाली डेट आपके और एग्जाम आरपीएससी जो लेने वाली है पेपर, उसको ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज देनी है। जरूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज में आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ही लेके आए, या आप प्रयोग करें 150 में से यानी पूरे सवाल कर दिए, फिर आप अपनी एक्यूरेसी को सुधारने के लिए एक बार ऐसे करें कि जितने सवाल आ रहे हैं उतने ही करें। फिर आप देखेंगे कि दोनों ही स्थितियों में बेहतर स्थिति कौन सी है, उसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और टेस्ट सीरीज में इन प्रयोग को करते रहें। फिर साथ ही साथ चूंकि हमारा जो ये एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकालो, पीवाईक्यू निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकालो। तो एमसीक्यू और पीवाईक्यूज ये चीजें आपके एक बार सिलेबस होने के बाद की है, टेस्ट सीरीज हो चाहे एमसीक्यू पीवाईक्यू हो, इनको बाद में करना है, और बाद में इनकी इतनी झड़ी लगा देनी है कि लगभग दिन की शुरुआत आप एक पेपर से करें, तो नींद भी खुल जाएगी। सुबह उठते ही पेपर सामने आया तो या तो नींद खुल जाएगी या दोबारा आ जाएगी। तो इसलिए नींद को ढंग से जगाने के लिए सुबह सुबह पेपर कर लो, माइंड एक्टिव हो जाएगा और एक दिन में एक पेपर हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे एमसीक्यूज की। इसके बाद तो ये चीज़ें हमने तैयारी के संबंध में देख ली। फिर अगला पॉइंट, तो आज की क्लास के अंदर हमने फर्स्ट ग्रेड की जो अभी वैकेंसी आई है उस पर चर्चा की, पेपर 1 को लेके, पेपर 2 को लेके। पेपर 2 के अंदर पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन है उनका जो सिलेबस है और सिलेबस को किस तरीके से कवर करें, क्या स्टडी मटेरियल रहे, उनकी बात की। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और सरकार ने भी बहुत बेहतर काम किया है कि बैक टू बैक वैकेंसीज हमारे सामने दी है। तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है वो दोबारा जरूर इसमें ट्राई करें। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा इस तरीके के पेपर नहीं आते, इसलिए बिना निराश हुए और इस लेंथी पेपर से बिना घबराए हुए आप इस बार जो 350 पोस्टों को लेकर बड़ी वैकेंसी है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत शौक। जब तक आप सफल नहीं होते हैं, जब तक गवर्नमेंट जॉब को नहीं पाते, संघर्ष के दिनों में आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, इसलिए उस संघर्ष को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम कीजिए साथियों। और ये बहुत अच्छा मौका है कि आपके पास लगातार वैकेंसीज आ रही है, आप जिसकी करना चाहिए उसकी वैकेंसी आपके सामने तैयार है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीएसआई, कांस्टेबल, सभी वैकेंसियां आपके सामने हैं। इसलिए बिना समय गंवाएं अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। साथ ही मुझे भी आज की क्लास में जो आप स्टूडेंट्स को बेहतर लगा, एक बिंदु ऐसा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये चीज़ आज की क्लास से हमें बेहतर लगी, हमें कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ हम और भी किसी भी चैनल के द्वारा ऑनलाइन में आपसे रूबरू होता रहूँगा, हो सकता है वो मंच कोई और हो। हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहूँगा यहाँ कि क्या फर्स्ट ग्रेड को लेके मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ या कोई स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड को लेके मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है बैच शुरू करने का या फिर नोट्स या टेस्ट सीरीज निकालने का। हाँ, आरएएस मुख्य परीक्षा, आरएएस प्री, पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, इनको पढ़ाने की मेरी एक अच्छी खासी इच्छा भी है और संभव हुआ तो मैं इन स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड को लेके ऐसी अभी
विशिष्ट इच्छा तो नहीं है। और आप अपने जो भी सुझाव वगैरह है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। आपकी कुछ क्वेरीज हैं वो भी पूछ सकते हो, और हम आपस में जुड़ सकें इसके लिए मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का भी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बता दूंगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ताकि जितना हो सके तैयारी के दौरान, चाहे वो आरएस की तैयारी के दौरान हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के दौरान, मैंने सीखा है, समझा है और अनुभव किया है, वो आप स्टूडेंट तक साझा कर सकूं, और कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो अपने गाइडेंस की वजह से या फिर डायरेक्शन न मिलने की वजह से एग्ज़ाम से बाहर हो रहा है, एग्ज़ाम से चूक रहा है। इसलिए यथासंभव मैं जहाँ तक जितना कुछ सीखा समझा है वो गाइडेंस आपको देने का प्रयास करूँगा, चाहे वो माध्यम चाहे वो मंच कोई भी हो, आपसे रूबरू होता रहूँगा। जुड़े रहिए इस अवसर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ, और अगली क्लास जहाँ भी जिस किसी मंच पर हो, तब तक के लिए धन्यवाद।